रहे हैं CS न्यूज में, हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें अंतिम चरण के मतदान की, जिसमें राजधानी पटना में भी मतदान संपन्न हुआ। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां मतदान किया। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में राजधानी पटना के राजभवन स्थित मतदान केंद्र पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की। धारा 370 को हटाने अमित शाह तो घूम घूम के कह रहे हैं कि हटा देंगे। धारा 370 को हटाने की बात है। नंबर 1, नंबर 2 सवाल तो कॉमन कोई नहीं है पीछे की बात हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नंबर 3 अयोध्या मामले का निपटारा या तो आपसी बातचीत से, समझौते से या कोर्ट के आदेश। कॉमन मिल में प्रोग्राम तो होगा। ये हम लोग 96 से ही स्टैंड पर, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना स्टैंड है। लेकिन अगर कोई गठबंधन होता है तो शुरू से ही 96, और आप जानते हैं श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी होगा तो उसमें हम लोग शामिल रहे हैं और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों की राय स्पष्ट है और ये बात पब्लिक डोमेन में है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी की राय कुछ रहती है, वो अपने ढंग से प्रकट करते हैं। लेकिन अगर कोई संयुक्त रूप से काम करना है तो इस चीज़ को कैसे, तो सरकार में कॉमन मिलन प्रोग्राम होगा पहले की तरह? सरकार का प्रोग्राम तो होता ही है। कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो सरकार का प्रोग्राम तो होता ही है। उसमें क्या आगे क्या करना है अगले 5 वर्षों में, तो उसके बारे में तो बात होती है। मैनिफेस्टो मिल करके बात होती है। हम तो विशेष राज्य के दर्जा के लिए अंतिम दम तक मैनिफेस्टो को लेकर सर, मैनिफेस्टो को लेकर जदयू का मैनिफेस्टो नहीं आया। सामने बुलाइए तो। हाँ, गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं। सामने बुलाइए सर, मैनिफेस्टो को लेकर मैनिफेस्टो नहीं आया जदयू का, इसको लेकर अपनी पार्टी के अंदर कितना पार्टी के अंदर उनका विचार कितना आपका मैनिफेस्टो नहीं आया। जब से सांसद सर इधर कभी वो सर सीधा देख रहे हैं, कभी हम लोग केंद्र में थे, वो सांसद। व्यक्तिगत संबंध तो बहुत पुराना है, लेकिन राजनीतिक बात कोई करता है तो अपने ढंग से कोई बात। आपका मैनिफेस्टो नहीं आया, कहा गया कि बीजेपी के दबाव में आपने। देखिए, ये हमारा चुनाव नहीं और हमारा मैनिफेस्टो तो पहले से प्रकाशित है, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो, नीतियां हो, या राज्य स्तर की नीतियां। और एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, 2005 से बिहार में सरकार चलाते रहे हैं और देख लीजिएगा कभी भी गौर करके कि 2005 का जो प्रोग्राम बना, कार्यक्रम बना, आप सब देख लीजिए, वो उसी मैनिफेस्टो का है। 2010 में भी वही, 2015 में भी जो हमारा संकल्प की निश्चय की घोषणा, ये सारी बात है। तो हम लोगों का जो भी स्टैंड अलग अलग विषयों पर हम लोगों की राय है, वह पब्लिक डोमेन में है, जग जाहिर है। अब आप कभी कभी आश्चर्य लगता है कि जिसका कोई एक MP जीतेगा या नहीं जीतेगा या क्या होगा, हम मैनिफेस्टो कुछ मेरी बात समझ नहीं आती, क्या है, कोई फॉर्मेलिटी होगी। लेकिन हम लोग तो अपने नीतियों को बिल्कुल पब्लिक डोमेन में रखते रहे, प्रस्तुत करते रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर CP ठाकुर ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर CP ठाकुर पटना साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बूथ संख्या 124 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही डॉक्टर CP ठाकुर ने लोगों से अपील की, सरकार बनाए और मजबूत सरकार बनाए, विश्वसनीय सरकार बनाए। लोगों से अपील करेंगे कि नई सरकार बनाइए और नई सरकार में मजबूत सरकार, विश्वसनीय सरकार। सर आपको लगता है कि बहुमत के करीब पहुंचेगी बीजेपी? जरूर। सर बिहार में भूमिहार वोट कितना % बीजेपी को कर रहे हैं, क्योंकि आप भूमिहार के नेता माने जाते हैं? भूमिहार वोट कर रहा है, काफ़ी अच्छे से कर रहा है। वोट देने के टाइम कोई परेशानी आ रही थी क्या सर? अभी ना, हाँ जी, वो कोई खास नहीं, आम का देख रहे हैं। भूमिहार वोट काफ़ी कर रहा है। अच्छा सर, आपको लगता है कि मतलब इस बार NDA बहुमत के आंकड़े को आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। कितना पार पहुंचेगी सर? उससे ऊपर ही आएगा, कम नहीं आएगा। कितने से बढ़ेगा? NDA बहुत काम किया है 5 साल में इसमें। ये पटना साहिब और पाटलिपुत्र सीट को लेकर कितनी आश्वस्त हैं आप लोग? तो समझते हैं कि दोनों सीट हमें जीत जाएंगे, दिक्कत नहीं। डॉक्टर RK सिन्हा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सांसद RK सिन्हा ने कुर्जी लोहिला स्कूल मतदान केंद्र संख्या 234 पर वोट डाला। उन्होंने कहा, जो देश को मजबूत सरकार की जरूरत है और नरेंद्र मोदी ही देश की जरूरत है। देश को एक
मजबूत और स्थिर सरकार चाहिए जो देश में विकास करे और छोटे मोटे मुद्दे, छोटे मोटे मामले, जातिगत संघर्ष, आतंकवाद, ऐसी चीज़ों से पूरी तरह निपटते हुए विकास के रास्ते पे देश की पटरी को आगे बढ़ाए। मजबूत मोदी सरकार की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कुम्हरार में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुम्हरार लोकसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 49 संत जोसेफ स्कूल के प्रांगण में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित पूरे परिवार ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं इस लोकतंत्र के महापर्व में सुशील मोदी ने कहा कि इस लोकतंत्र ने हर नागरिक को मतदान करने का पूरा अधिकार दिया है, उन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए सुशील मोदी ने कहा कि इस बार सुरक्षा और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। पहले बूथ कैप्चरिंग की घटना आम बात होती थी, पर वर्तमान सरकार में ये देखने को नहीं मिल रहा है। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर और कोई भी मामला सामने नहीं आया। वहीं बूथ संख्या 49 पर जहां उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वोट डाला, उसी बूथ में बूथ संख्या 50-51 में ईवीएम खराबी की सूचना मिली, जिससे वोटिंग में वोटरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लाइन में लगे और वोट करें कि जो शहरी मतदाता उनको लाइन में लगने की आदत नहीं है, जबकि गाँव के गरीब लोग घंटों लाइन में लोगों नीचे भैया 1 मिनट बड़ी हिला रहे हैं लोगों तो नीचे बड़ी संख्या में ऐसे लोग खड़े हैं। उनको लगता है कि मेरे एक वोट से क्या होगा, सरकार तो बनी रही है, कौन आने वाला उनको मालूम है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि वो बाहर निकल अपना वोट करें। देखिए अब जमाना बदल गया है। 90 से लेकर 2004 के बीच में चुनाव का मतलब का युद्ध हुआ और बूथ कैप्चरिंग होती थी। और 90 से 2004 के बीच में बिहार में 671 लोग चुनावी हिंसा के अंदर मारे गए और कोई ऐसा चुनाव नहीं था जिस चुनाव के अंदर 60-70 लोग नहीं मारे जाते थे। चुनाव के पहले हिंसा, चुनाव के दिन हिंसा और चुनाव के बाद हिंसा, और बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। गरीब लोगों को वोट देने नहीं दिया जाता था। मोबाइल जब से बिहार में हमारी सरकार आई है, हम लोग की सरकार आई है और ईवीएम आया है, तब से गरीब आदमी लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। और ये कुछ लोग हैं जिनको जो ईवीएम पर संदेह पैदा करते, वो चाहते कि बिहार फिर पुराने दौर में लौट जाए, लेकिन अब बिहार पुराने दौर में नहीं लौट सकता है। और इस 7वें चरण में एक भी कहीं कोई हिंसा की घटना नहीं घटी है, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। और मुझको वो भी याद है कि जब काउंटिंग होती थी उस ज़माने में 2-2 दिन 3-3 दिन काउंटिंग में रखता था। ये जो बैलेट पेपर था, जो मुहर लगाकर जो मतदान करने की प्रक्रिया थी, उसमें पूरी धांधली होती थी। और बूथ कैप्चरिंग शब्द जो है ये बिहार की ही देन है। और मैं टीएन सेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि टीएन सेशन जब आए तब उन्होंने जो डंडा चलाया उसी का परिणाम था कि राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियां जिनका इतिहास बूथ लूटने का रहा था, उन लोगों को बाध्य कर दिया। उन्होंने बूथ लूटने से उनको रोक दिया और आज एक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि बिहार फिर पुराने दौर में लौट के चला जाए, हम पुराने दौर में विधान पार्षद रणवीर नंदन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जदयू के विधान पार्षद रणवीर नंदन ने अपने परिवार संघ अनीसाबाद के रामलखन सिंह कॉलेज में वोट डाला। मतदाताओं से मतदान करने की उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा जो पहले मतदान करें फिर जलपान करें। हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी का आह्वान रहा है कि पहले मतदान तब जलपान। इसलिए आपने देखा कि जो मातृशक्ति हमारी धर्मपत्नी है, इन्होंने कहा कि नहीं, ये काम को पहले करना है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आकर ये जो बूथ नंबर 362 है रामलखन सिंह यादव कॉलेज का, जो हमारा नाम दर्ज है, हम लोगों ने मतदान किया है। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री रविशंकर प्रसाद जी, आप यहाँ लाइन देख रहे हैं, भारी उत्साह है। सारे राजग के अपने वोटर हैं और जिस प्रकार का उत्साह है पूरे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में, हमारे प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद जी एक भारी मतों से उनकी जीत होने वाली है। और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारा अपील है कि बस एकदम जल्दी निकल कर
और इस प्रक्रिया को, मतदान की प्रक्रिया को, ये महापर्व है। भारत के संविधान में जो महान पर्व कहा जाता है मतदान, वो एक महान पर्व है और इस महान पर्व में अविलंब हिस्सा लें और अविलंब अपना मतदान कर लें। यही हमारी अपील है पटना साहिब की सभी माननीय जनता से। पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने भी अपना वोट डाला। पटना साहिब के लोकसभा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने अपनी मां, पत्नी और बेटे संग पटना के विमेंस कॉलेज में वोट डाला और मतदाताओं से ज्यादा मतदान करने की अपील की। अपने मतदान का प्रयोग करके बहुत ही संतुष्ट हूँ। ये चुनाव भारत के निर्णायक चुनाव है। बहुत ही जोश देख रहा हूँ हिंदुस्तान, और ये जोश है नरेंद्र मोदी जी को दोबारा एक उम्मीदवार के रूप में सघन प्रचार के दौरान मैंने गांव-गांव में वही स्वर देखा है। लोग नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मैंने पटना साहिब का चुनाव मुद्दों पर लड़ा। आशा बनाम अवसरवाद। मुझे पूरा विश्वास है पटना की स्नेही जनता अपने आशीष से मुझे निर्णायक। पाटलिपुत्र सीट से भाजपा के उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में पाटलिपुत्र सीट से भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने बांकीपुर विधानसभा के बूथ संख्या 137 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा, जो नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। चारों तरफ गरीब गुरबा आम लोग सब लोग मोदी के पक्ष में। आज अंतिम चरण है मतदान का, क्या कहेंगे? सरकार बनेगी, बन चुकी है सरकार। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। औपचारिकता निभ जाएगा 23 तारीख को। आज लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से अपील करूंगा कि भय मुक्त होकर मतदान करें, अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग लें। यही अपील है। सर कितना पार जाएगा सर? कितना पार जाएगा? 300 400 पार की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। पता करिए ना, पोलिंग चल रहा है ना, किस मिजाज और से जनता मतदान कर रही है, उसे पता चल जाएगा। मगर ये है कि पाटलिपुत्रा के कई बूथों पर कमज़ोर मतदाताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है राष्ट्रीय जनता दल के गुंडों के माध्यम से। मैंने शासन और पर्यवेक्षक से और चुनाव आयोग से मैंने शिकायत की है कि आप पूरी तरह पर जो आम मतदाता हैं, जो डराया धमकाए जा रहे हैं, कई बूथों का मैंने कंप्लेन किया है। उस पर तुरंत कार्रवाई करें और मतदाता जिनको भय दिखा करके रोकने की कोशिश की जा रही है, खुले मन से स्वतंत्र होकर अपना मतदान करें। बौखलाहट में है, राष्ट्रीय जनता हार गई बुरी तरह से। सर अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त है रामकृपाल जी? 200% जीत के प्रति आश्वस्त हूँ, क्योंकि जनता का जो मूड मिजाज है अभी तक के हिसाब से, वो सारे के सारे लोग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग मोदी जी को और अपने सेवक को अपना आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। आपने 200% की बात की, लेकिन आपके जो सामने है बोलते हैं तो 500% श्योर है, कोई रेस भी नहीं है। पिछले बार भी 1000% श्योर थे, 2 लाख से जीत रहे थे। 23 तारीख को पता चल जाएगा ना कौन कहाँ जीत रहा है, कौन कहाँ खड़ा है। और जीत रहे हैं तो हमारे मतदाताओं को रुकवा क्यों रहे हैं, और जीत रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं को पिटवाने का क्यों काम किया, और जीत रहे हैं तो हमारे प्रचार गाड़ी को फड़वाने का क्यों काम किया। जीतने वाला करता है, मारता है, रुकता है, भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मगर पाटलिपुत्र की महान जनता ऐसे गुंडों का मुकाबला करेगी और ऐसे गुंडों का मत के माध्यम से इनको जबरदस्त जवाब देने का काम करेगी। तो भतीजी हार रही है सर, हार गई। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपनी बेटी मीसा भारती के साथ अपना वोट डालने के लिए
मतदान केंद्र पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी यादव का फोटो गलत होने पर चुनाव आयोग से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा जो चुनाव आयोग अंधा है क्या जो फोटो गलत लगा दिया। प्रज्ञा ठाकुर को ऐसा नहीं देना चाहिए। गांधी गलत है बीजेपी में हाथ खुला है, कहता कि हम प्रक्रिया माना तो गलत दे रहे हैं, जनता को भ्रमित में डाल रहे हैं। नीतीश कुमार जनता को भ्रमित क्या लग रहा है फिर से उनका मन बदल रहा है? मन बदल रहा है। फिर से मन बदल रहा है उनका। आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री गुफा में गए थे, प्रधानमंत्री बुला लिए है ना। अच्छा, लालू जी होते अगर यहाँ पर तो तस्वीर और अलग होती। लालू जी बाहर होते तो तस्वीर और अलग होती। मशहूर क्रिकेटर ईशान किशन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने इस दौरान लोगों से ज्यादा संख्या में मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। पाटलिपुत्रा सीट से राजद उम्मीदवार मीशा भारती ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मीडिया से बात की। पाटलिपुत्रा सीट से महागठबंधन प्रत्याशी मीशा भारती ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही विकास के मुद्दे को उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा जो मतदान हर किसी को करना चाहिए, यह बेहद जरूरी है और विकास करने वाली सरकार को चुनना चाहिए। तो अपना वोट का देना चाहिए। और एक तरह से की तरह पूरे लोगों को मनाना चाहिए, खासतौर पर जो आधी आबादी है महिलाओं को। उनसे मैं यही अनुरोध करूँगी, निवेदन करूँगी कि वो लोग अपने घरों से निकलें और अपने अधिकार का प्रयोग करें। और जहाँ तक बहुत लोगों ने पूछा कि मुद्दे क्या हैं, लोगों पर भैया इधर जो विश्वास सरकार 5 सालों में जिस तरह से देश की जनता को उन लोगों ने छलने का काम किया, लाने का काम किया, यही कामना करती हूँ कि अब ये जाने वाले हैं और देश के लोगों के अच्छे पे लाने। सुपौल में प्लास्टिक के अंडे का एक मामला कौतूहल का विषय बना हुआ है। आज तक सुनने में आ रहा था कि प्लास्टिक के अंडे और चावल भी होते हैं। इस बीच सदर थाना क्षेत्र के सदर बाजार स्थित नया नगर मोहल्ला में प्लास्टिक के अंडे को लेकर उस वक्त कौतूहल होने लगी जब पास के ही एक निजी नर्सिंग होम में इलाज कराने आए एक मरीज ने कहा कि उसे दुकानदार ने प्लास्टिक के अंडे दे दिए हैं। दरअसल इलाजरत एक मरीज को डॉक्टर ने अंडा खाने की सलाह दी तो उन्होंने पास के ही दुकान से अंडा खरीद लिया और उसे उबालकर खाने लगा तो अंडे में अजीब फर्क महसूस हुआ। जिसके बाद दूसरे अंडे का जांच किया गया तो कमोबेश वही स्थिति थी। लिहाजा उन्होंने इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को दी। लोग हतप्रत रह गए क्योंकि ये अंडा प्लास्टिक का था। फिलहाल इस मामले का कोई शिकायत नहीं किया गया है, लेकिन ये विषय कौतूहल का बना हुआ है। ऐसे करिए ना, टाइट उठ रहा है ना, बिल्कुल टाइट हो गया है, पूरा टाइट है ना। उसका स्किन का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब बोले कि स्किन रिकवरी के लिए अंडा दीजिए खाने के लिए तो बेटर रहेगा। तो हम इनके पास आए तो ये बोले कि ठीक है अंडा देते हैं। ये बोले कि एक अंडा का 10 रुपया लेंगे तो हम 30 रुपया देकर के 3 अंडा ले गए थे, जिसमें से मेरी बेटी एक अंडा हाफ खाए हैं। बोलते ये अंडा खाने लायक नहीं है, वो पेशेंट है। वो बोले ठीक है क्या होगा बेटा खा लो थोड़ा सा। फिर वो नहीं खाई तो हम इस अंडे को छोड़ दिए, सोचे कि रात में खिला देंगे। जब अभी सुबह हम जब डस्टबिन में इसको फेंकने जा रहे थे हम हाथ लगा के देखे इसको, ये पूरा टाइट है। पता नहीं, हम तब न्यूज़ में पढ़े हुए थे, देखे हुए थे तो सोचे प्लास्टिक का। मेरा नाम संतोष सा है, घर गढ़बड़वाड़ी है जी, पश्चिम है दुर्गा स्थान। किसके बालक हुए? हम शिव प्रसाद शाह के बारे में। इस वक्त आप कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया? अभी लाखलैंड में है। ये अंडा कहाँ से लिया था? यहीं इस दुकान से लिए थे। अभी जिस दुकान लाइफलाइन के बाहर जो दुकान, हाँ लाइफलाइन हॉस्पिटल के बाहर जो मैं उन्हीं से लिए थे। सुपौल पुलिस ने एक मामले का उद्भेदन होने का दावा किया। सुपौल पुलिस अधीक्षक मृत्युंजय कुमार चौधरी को मिली एक बड़ी कामयाबी, जिसमें निर्मली थाना कांड संख्या 70-19 की त्वरित गति से उद्भेदन करते हुए अपराधी को हथियार के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी मृत्युंजय कुमार चौधरी ने कहा जो निर्मली थाना निवासी सतीश कुमार पंसारी से विगत दिनों अपराधियों ने रुपये से भरा थैला और लैपटॉप छीन लिया, जिसकी कांड संख्या 70-19 दर्ज की गई थी। घटित घटना का त्वरित उद्भेदन, संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं लूटे गए सामान की बरामदगी हेतु डीएसपी बैद्यनाथ सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर कांड का सफल उद्भेदन कर छापेमारी की गई।
अपराधी शमशाद उर्फ कनबुचवा निर्मली निवासी एवं प्रदीप यादव नदी थाना निवासी को इस कांड में लैपटॉप एवं आग्नेयास्त्र, 2 जिंदा कारतूस एवं चोरी की गई मोटरसाइकिल साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा जांच उपरांत अपराधी शमशाद का आपराधिक इतिहास पाया गया। निर्मली थाने में 7 कांड एवं मधुबनी जिले के भवटिया में 3 कांड पूर्व से दर्ज है। उन्होंने कहा जो कांड में संलिप्त एक अन्य अपराधी एवं लाइनर को चिन्हित कर लिया गया, जिसकी गिरफ्तारी जल्द ही होगी। दिनांक 24/4/19 को निर्मली में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें अपराध कर्मियों द्वारा एक लैपटॉप और कुछ नगद रुपया की छिनतई की गई थी। इसी क्रम में जो टीम गठित किया गया था, उसके द्वारा एक अपराध कर्मी, जो कुख्यात अपराध कर्मी है मोहम्मद शमशाद उर्फ कनबुचवा, जो कि निर्मली थाना का ही रहने वाला है, इसके साथ एक अन्य अपराध कर्मी है प्रदीप यादव, दोनों को जो गिरफ्तार किया गया। इनके पास से HP कंपनी का जो लूटा हुआ लैपटॉप था सो बरामद हुआ, साथ ही अवैध देसी पिस्तौल, उसके साथ 2 कारतूस और एक मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयुक्त था। अपडेट कर देते तो नया पार्टनर आ गया, पहना हुआ था वो मोटरसाइकिल और हेलमेट भी बरामद हुआ। इसके पूर्व में भी ये कनबुचवा जो है कि निर्मली थाना अंतर्गत 7 कांडों के आरोपी रह चुके हैं और मधुबनी जिला के भोटिया थाना अंतर्गत 3 कांडों में आरोपित रह चुके हैं। पुलिस के द्वारा इस घटना को कारित कराने में सहयोग देने वाले लाइनर को भी पहचान किया गया है। हम लोग जल्द ही इसकी भी गिरफ्तारी करेंगे और हमें लगता है कि इसकी गिरफ्तारी से निर्मली क्षेत्र में जो लूटपाट की घटनाएं हुई थी, इसमें एक विराम लगेगा। सर, राशि की भी बरामदगी हुई है? इसमें राशि की बरामदगी नहीं हुई है। इनके द्वारा बताया गया कि हम लोग जो राशि मिली थी वो सब हम लोग खर्च कर दिए, लेकिन जो सामान है, जो इम्पोर्टेंट एविडेंस के रूप में कड़ी है, हमारा HP लैपटॉप जो कि लूटा गया था, वो बरामद। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।